सॉल्व आपको कराने वाला हूं। देखिए किस तरीके से इस प्रश्न पत्र को हल करना है, किस तरीके से इसे सॉल्व करना है, आइए इसको हम लोग देखते हैं। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए सबसे पहले शुरू करने वाले हैं इसके जो भी OMR बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, बहुविकल्पी क्वेश्चंस जो रहने वाले हैं उन पर हम लोग बात करेंगे। देखिए OMR बेस्ड क्वेश्चन पर जो बात करने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन को आपके सामने ड्राइव कराएंगे और एक एक क्वेश्चन को आपके सामने हल कराने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला को, देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपको देखिए साइड में देखने को मिलेगा, क्वेश्चन आप यहां से पढ़ सकते हैं और उसका आंसर आप हमें दे सकते हैं। आइए बात करते हैं पहले प्रश्न पर। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिएगा लिखा है किसी वृत्त पर एक वाय बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या हो सकती है। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन जो आपका है उस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, एक वृत्त है, इस वृत्त के बाहर, एक वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, मान लीजिए कोई बिंदु P है। इस वृत्त के बाहर किसी बिंदु से अगर आपको वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है, क्या खींचनी है, स्पर्श रेखाएं खींचनी है, तो उनकी कितनी संख्या हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से जब कंडीशन पूछी जाती है तो आपका इस तरीके से बनता है। तो आप याद रखिएगा 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कितनी? 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। वृत्त के बाहर किसी बिंदु से, वृत्त के बाहर किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की जो संख्या हो सकती है वो 2 हो सकती है। क्या हो सकती है? 2 हो सकती है। अगला जो प्रश्न रहेगा, प्रश्न नंबर 2 कहता है एक बिंदु आपके सामने दिया गया है, जो बिंदु है उस बिंदु के क्या निर्देशांक है? 7,3 जो है वो आपके क्या है? निर्देशांक है। 7,3 जो है वो वृत्त के क्या है? किसी बिंदु के निर्देशांक है। कह रहा है वाई अक्ष से दूरी बताइए। क्या? वाई अक्ष से दूरी आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए जब भी आपसे इस तरीके का एक प्रश्न आपका एग्जाम में बनता ही बनता है और 100% ये क्वेश्चन जो है वो पूछा ही जाता है। क्या कहता है? वाई अक्ष से दूरी चाहिए। तो वाई अक्ष से जब भी आपको दूरी निकालनी हो तो एक्स का मान लेते हैं, और जब एक्स अक्ष से दूरी निकालनी होती है तो प्यारे बच्चों वाई का मान लेते हैं। तो यहां पर जो बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो वाई अक्ष से जो दूरी रहने वाली है वो कितनी हो जाएगी? 7 मात्रक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या कहता है, यदि P sin थीटा बराबर Q cos थीटा है तो cosec Q थीटा का मान बताइए। क्या कहता है? देखिए P sin थीटा बराबर क्या है? Q cos थीटा है। तो यहां से अगर हम प्यारे बच्चों बात करें तो ये cos इधर ले आइएगा तो ये हो जाएगा sin थीटा बटे क्या? cos थीटा बराबर Q बटे P हो जाएगा। तो इसे हम tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? Q बटे P लिख सकते हैं। लंब बटे आधार की कंडीशन आपकी बन जाएगी। अब देखिए अगर लंब बटे आधार है प्यारे बच्चों तो यहां से हम बना सकते हैं लंब का मान Q है, आधार का मान क्या है? P रहेगा। तो कर्ण भुजा का मान क्या हो जाएगा? √P² प्लस Q² हो जाएगा। हमसे क्या कहा? cosec थीटा का मान बताइए। कर्ण बटे लंब होता है √P² प्लस Q² बटे क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। ये आपका रहने वाला है। किस ऑप्शन में रहेगा? किस ऑप्शन में रहेगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला जो प्रश्न है हमारा, अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्या? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है tan 1 अंश, tan 2 अंश और tan 3 अंश है, डॉट 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 लिखा हुआ है tan 89। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, सीरियल से नंबर्स दिया गया है, तो क्या करेंगे? इन सभी का जो गुणनफल होगा प्यारे बच्चों वो आपका 1 के बराबर होता है, 1 के इक्वल होता है।
तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपका 1 रहेगा। किस ऑप्शन में रहेगा? ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या होगा? आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की जब बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कहता है एक समीकरण है 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस क्यू। 3x स्क्वायर क्या? 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का क्यू बराबर 0। ये हमारा क्या है? सॉरी, प्लस 5 है, माइनस का क्यू है, तो के मूल बराबर है, तो क्यू का मान आपको बताना है। अब देखिए मूल बराबर है, क्या मूल बराबर है? और मूल बराबर अगर है तो आप जानते हैं बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? 4ac होता है। बी की बात करेंगे तो बी का मान 5 हो जाएगा, 5 का वर्ग हो जाएगा, इक्वल टू में बी 4 का मतलब 4 हो जाएगा, ए का मतलब 3 क्यू हो जाएगा, इधर माइनस का, सॉरी यहां माइनस का क्यू हो जाएगा, तो यहां माइनस का क्यू लेंगे तो ये हो जाएगा 5 25 बराबर माइनस का 12 क्यू हो जाएगा। क्यू बराबर माइनस 25/12 जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। माइनस के 25/12 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में रहेगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए पहले 5 प्रश्नों की हमने बात की, इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, इनको हल कर सकते हैं। देखिए कहीं ना कहीं एग्जाम जो है, जो आपका प्रस्तावित है, 1 मार्च को आपका एग्जाम होने वाला है, 1 मार्च को आपका जो है पेपर रहेगा मैथ का, तो कहीं ना कहीं इसी बेस पर क्वेश्चन पेपर जो है वो आपका तैयार होगा और ऐसे ही प्रश्न उसमें भी पूछे जाएंगे। तो आप इस तरीके से क्वेश्चनों को हल करना सीखिए, क्वेश्चनों को लगाना सीखिए। आइए बढ़ते हैं अपने आगे के प्रश्नों की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 6 क्या है? समांतर श्रेणी से संबंधित क्वेश्चन है। कह रहा -62 -59 डॉट 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 7 एंड 10 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए माइनस का 62 है, माइनस का 59 है, डॉट 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 7 एंड 10 है, इस तरीके का दिया गया है। कह रहा है का 11वां पद जो है वो आपको ज्ञात करना है। इसका 11वां पद क्या है, किस तरीके से निकालने वाले? देखिए एक ही बात करते हैं प्यारे बच्चों, माइनस का 62 हो जाएगा। डी की बात करेंगे, माइनस का 62 59 प्लस 62 हो जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा। और आपसे कह रहा है 11वां पद निकालने के लिए, तो आप जानते ए प्लस 10d हो जाएगा। क्या? ए प्लस 10d हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहां से अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 62 प्लस 10 मल्टीप्लाई 3, इसको सॉल्व करेंगे माइनस 62 प्लस 30 हो जाएगा, तो माइनस का 32 बनेगा। कितना बनेगा? माइनस का 32 जो होगा वो आपका आंसर होगा। किस ऑप्शन में रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा वो प्रश्न नंबर 7 रहेगा। कौन सा रहेगा? प्रश्न नंबर 7 रहेगा। क्या है जरा देखिए। कहता है एक प्रायिकता दी गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता जो है वो 0 पॉइंट क्या है? 0.05 दी गई है। आपसे कह रहा है घटना के न घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी पीई बार की बात कर रहा है, तो 1 माइनस क्या होता है? पीई होता है, यानी 1 माइनस 0.05 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 0.95 जो होगा वो इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में रहेगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इस प्रश्न का क्या बनेगा? आंसर बनने वाला है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 एक बार पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 8 किस तरीके से है? कह रहा है एक थैले में 5 लाल और एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद निकाली जाती है, गेंद के लाल होने की प्रायिकता बताइए। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों लाल गेंद की, तो लाल गेंदों की संख्या कितनी है? 3 है। और काली गेंदों की बात करते हैं, काली गेंद जो है वो आपकी कितनी है? 5 है। काली गेंदों की संख्या कितनी है? 5 है। लाल गेंदों की संख्या कितनी है आपकी? वो आपकी कितनी है? वो आपको दी गई है कितनी? 3 दी गई है। कुल गेंद की बात करते हैं, क्या कुल गेंद कितनी है? थैली में कुल गेंदें प्यारे बच्चों 3 + 5 कितनी हो जाएंगी? 8 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 8 गेंदें। थैले में कुल कितनी गेंदें हैं? 8 गेंदें हैं। अब आपसे क्या कहा? लाल गेंद होने की प्रायिकता। क्या? लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम होता है। अनुकूल परिणामों की संख्या 3 हो जाएगी और
कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। किस ऑप्शन में रहेगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इसका आंसर बनेगा। अगला जो प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है जरा देखिए। कहता है एक त्रिभुज है आपका बना हुआ, देखिए इस तरीके से हम बात करने वाले हैं। ये हमारा क्या है? चित्र बना हुआ है। क्या है? त्रिभुज एबीसी है। त्रिभुज का नाम एबीसी है और इसमें डीई जो रेखा है वो बीसी के क्या है? पैरेलल है। डीई जो रेखा है वो बीसी के क्या है? समांतर है। 1.3 दिया गया, ये आपका 1.3 सेंटीमीटर है और ये आपका 3.9 सेंटीमीटर। देखिए इस तरीके से आपका बना हुआ है और ये दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे कहा है इसी का मान बताइए। मान लेता हूं ये आपका क्या है? एक्स है। अब देखिए यहां बात करते हैं सबसे पहले, चूंकि डीई जो रेखा है वो बीसी के कैसी है? समांतर है, तो यहां पर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? एडी बटे डीबी हो जाएगा बराबर में एई बटे ईसी हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 1.3 अपॉन 3.9 इक्वल टू 1.5 अपॉन एक्स हो जाएगा। दशमलव से दशमलव कैंसिल करेंगे, 13 एकम 13 तिया 39 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा वो हमारा आंसर रहेगा। इस तरीके से ये कुछ और प्रश्न थे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और सॉल्व करते हैं अपने आगे के प्रश्नों को। देखिए बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 10। क्या है क्वेश्चन? जरा आप देखिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा। लिखा है एक चित्र में त्रिभुज एम एन एल तथा त्रिभुज पी क्यू आर में कोण एम बराबर कोण क्यू जो है वो 70 अंश दिया गया है और एम एन बराबर 3 सेंटीमीटर और एम एल बराबर 4.5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 2 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित में सही होगा। 4 ऑप्शन है आपके सामने। इनमें आपको बताना है किस कंडीशन के साथ ये आपका रहने वाला है। चूंकि यहां पर अगर हम बात करते हैं कोण एम बराबर प्यारे बच्चों कोण क्यू है। क्या है? कोण क्यू रहेगा। ये आपको 70 अंश दिया गया है। अगर ये 70 अंश दिया गया है तो किस तरीके से आप बताने वाले हैं? देखिए सभी के सभी जो त्रिभुज आपको बताए गए हैं वो त्रिभुज एन एम एल के बारे में बताया गया है। त्रिभुज एम एन एल, एम एन एम एल, एन एम एल के बारे में सोचना है आपको। तो देखिए किस तरीके से अगर हम बात करते हैं, किस तरीके से आप इसे सॉल्व करने वाले हैं, जरा देखिए उस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखते हैं क्या एन एम बटे हम लिख सकते हैं क्या? क्यूपी लिख सकते हैं क्या? क्यूपी लिख सकते हैं, सॉरी हाँ क्यूपी लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 3 बटे कितना? 2 हो जाएगा। इसी तरीके से हम कह सकते हैं क्या? एम एल बटे हो जाएगा आपका क्या? या इसको हम देखिए यहां इस तरीके से नहीं, इसको हम यहां लिख सकते हैं क्या? एम एन बटे क्यूपी हो जाएगा और यहां से एम एल बटे क्यू आर लिख सकता हूं। ये हो जाएगा आपका 4.5 अपॉन 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 3 बटे 2 ही रहेगा। ठीक है ना? तो आप इसको 15 से ब्रेक कर सकते हैं। देखिए यहां से क्या है? संगत भुजाएं समानुपातिक है और एक एंगल जो है वो आपका बराबर है। तो यहां से हम कह सकते हैं क्या? त्रिभुज जो एन एम एल होगा वो किसके समरूप रहेगा? ये आप देख लीजिए। एन एम एल को हम लिख सकते हैं क्या? त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। किस ऑप्शन में रहेगा? किस ऑप्शन में रहेगा? तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला जो सवाल है हमारा सवाल नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, किस तरीके से है, जरा देखिए। कहता है 1/2 सेंटीमीटर व्यास के गोले का पृष्ठ होगा। 1/2 सेंटीमीटर व्यास है, यानी 1 व्यास दिया गया है, 1/2 तो त्रिज्या 1/4 सेंटीमीटर हो जाएगी। पृष्ठ चाहिए तो आप ध्यान दीजिएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 पाई की जगह पाई रखेंगे, आर की जगह 1/16 हो जाएगा। इसे 4 से ब्रेक करेंगे तो 1/4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर
बी जो होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, 12 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, क्या है पढ़ लीजिए, देख लीजिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है, संगत चाप की माप क्या होगी। देखिए चाप की माप, चाप की माप की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो L बराबर आप जानते हैं पाई आर थीटा बटे कितना होता है, 180 अंश होता है। पाई का मान हम लोग पाई ही रखते हैं, इसको हम नहीं बदलेंगे, पाई की जगह पाई रख देते हैं। आर का मान 6 है, थीटा का मान 30 अंश है, बटे में कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। 30 अंश है ना, जी हाँ 30 अंश है। इसको हम काट सकते हैं 6 बार, और ये 6 से 6 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। इस तरीके से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न नंबर जो अगला रहेगा हमारा 13 रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा। क्या है जरा पढ़िएगा, कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर, वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से Q पर मिलती है। OQ बराबर आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर, और PQ की माप आपको निकालनी है। देखिए यहां थोड़ा डायग्राम की बात करते हैं। ये मान लीजिए आपका क्या है, वृत्त है, ये आपकी क्या है, हो जाएगा केंद्र हो जाएगा। यहां P मान लीजिए, वृत्त के बाहर कोई बिंदु आपका क्या है, Q है। इस तरीके से ये आपका बनने वाला है। वृत्त की जो त्रिज्या प्यारे बच्चों बताई गई है कितनी है, ये आपको 5 सेंटीमीटर गिवन दैट है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। क्या कह रहा है कि PQ की माप चाहिए, और ये आपको क्या दिया गया, 12 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, PQ चाहिए, यानी जब देखिए वृत्त की त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो यहां पाइथागोरस प्रमेय को काम में लाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय को जब आप काम में लाएंगे तो हमें आधार निकालना है, PQ स्क्वायर बराबर हो जाएगा OQ स्क्वायर माइनस का OP स्क्वायर, यानी हो जाएगा 12 का बार 144 माइनस का 25 हो जाएगा, या घटाइएगा तो 14 में से 9 बच जाएगा, यहां 3 1 बच जाएगा, 1 बच जाएगा, यानी PQ का जो मान आएगा वो √119 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरीके से किस ऑप्शन में रहेगा, किस ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, क्या है जरा देख लीजिए। कह रहा है संख्याओं 182 तथा 78 का HCF होगा। देखिए 182 है एक संख्या आपके पास, और एक 78 है। 78 के फैक्टर की बात अगर करते हैं तो इसे हम 2 गुणा 3 गुणा 6 लिख सकते हैं। देखिए 6 3 18, देखिए 13 लिख सकते हैं, सॉरी या 13 लिख सकते हैं। 182 की बात करते हैं, 2 से ब्रेक करेंगे, 2 ने 18, 2 एकम 2, 91 हो जाएगा। 3 गुणा सॉरी 7 गुणा 13 लिख सकता हूं। तो यहां से जब HCF निकालेंगे, क्या HCF निकालेंगे तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26 जो होगा वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 26 जो होगा वो क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 26 इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। ये थे कुछ 14 क्वेश्चंस आपके हुए, 14 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए हैं। आइए बात करते हैं आपसे आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 15। क्या है क्वेश्चन जरा देखिए। एक बेलन के आधार की त्रिज्या, एक बेलन है आपका, उस बेलन के आधार की जो त्रिज्या दी गई है वो 3.5 सेंटीमीटर आपको दी गई है प्यारे बच्चों। उसके बाद कहता है उसकी ऊंचाई जो है वो 8.4 है, यानी h बराबर जो दिया गया वो 8.4 सेंटीमीटर दिया गया है। आगे कहता है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। अगर बात करते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करना है तो यहां पर आप जानते हैं 2 पाई RH इसका फॉर्मूला होता है। यहां पर क्या करेंगे, 2 गुणा 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 8.4, इसको आप सॉल्व करेंगे 0.5 टाइम्स कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 22 पंचे 110 होता है तो 11 हो जाएगा, इनटू में कितना ये हो जाएगा। देखिए इसको लिख सकता हूं 2 चौकू 8, 2 8 16 और गुणा में 11, इसको गुणा करें 11 8 88 होता है, हासिल 8 गया 66 और 8 कितना हो जाएगा 74, 4 हासिल लगी 7
और 11 कम 11 और 7 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 184.8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 184.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहां पाई का मान नहीं रखा गया है तो यहां पर पाई का मान नहीं रखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर हम पाई का मान नहीं रखेंगे तो यहां 2 पाई हो जाएगा, आर का मान 3.5 इंटू 8.4 हो जाएगा। 8.4 हो जाएगा, गुणा करेंगे, देखिए पाई को पाई रखते हैं और ये हो जाएगा 7 35 दूनी 70 यानी 7.0 गुणा 8.4 गुणा कर दीजिए। देखिए ये हो जाएगा कितना 7 चौकू 28, 7 चौकू 28, हासिल लगी कितनी 2, 7 8 56 और 2 58, 58.85 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो इसका आंसर बनेगा। कितना 58.85 यानी ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी रहेगा। क्या ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इस प्रश्न का आंसर रहेगा। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे जरा देखिए। कहता है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण इतना है, उसका क्षेत्रफल बताइए। आर बराबर आपको दिया गया है 4 सेंटीमीटर है, थीटा का मान जो दिया गया है वो 60 अंश दिया गया है, त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए, पाई का मान आपको नहीं लेना है। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे कितना होता है 360 होता है। यहां रख दीजिए पाई की जगह पाई रहेगा, 4 गुणा 4 मल्टीप्लाई 60 बटे 360। इसको आप सॉल्व करेंगे 6 बार कट जाएगा, इसे काट दीजिए, 2 दूनी 2 3 6 और 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 8 पाई बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 पाई बटे 3 किस ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 17 है। क्या रहेगा, प्रश्न नंबर 17 रहेगा। क्या है जरा देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, लिखा है द्विघात समीकरण, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 का विविक्तर चाहिए आपको। डिस्क्रीमेंट बी स्क्वायर बराबर 4ac होता है, सॉरी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये 1 का वर्ग हो जाएगा, -4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -1 1 प्लस ये हो जाएगा 4, कितना जाएगा 5 आ जाएगा, कितना जाएगा 5 आ जाएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न नंबर 18। क्या है एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है द्विघात समीकरण दिया गया है आपको, उसको सही से लिखेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। कह रहा है कि मूलों का योगफल बताइए। देखिए प्यारे बच्चों यहां मूलों का योगफल निकालना है, मूलों का योगफल तो आप जानते हैं क्या होता है, माइनस के b बटे a यानी माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। तो माइनस माइनस का 4 बटे 4 यानी हो जाएगा 4 बटे 4, कुल मिलाकर कितना आएगा 1 आएगा। किस ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इस प्रश्न का आंसर है। तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन जो हुए वो 18 क्वेश्चन हो गए। आइए बात करते हैं लास्ट के 2 प्रश्नों पर। इस ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन के 2 लास्ट प्रश्नों पर बात करेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे लिखित का जो क्वेश्चन होता है उसके क्वेश्चन लगाएंगे। आइए अंतिम 2 प्रश्नों की बात करते हैं। देखिए बात करते हैं अंतिम 2 प्रश्नों पर। अंतिम 2 प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 और प्रश्न नंबर 20। आइए कहता है निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा। निम्नलिखित सारणी का माध्य आपको ज्ञात करना है। देखिए इस तरीके से हमने सारणी बनाई हुई है। क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा गया है। क्वेश्चन वैसे तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका 4 से 5 नंबर का भी 5 नंबर का भी 4 नंबर का भी बनता है और 2 नंबर में भी बन सकता है, लेकिन यहां से इस पर पूछा गया है क्योंकि इस तरीके क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है आपका। तो पहले मध्यमान निकालेंगे, तो मध्यमान दोनों को जोड़कर आधा करते हैं तो ये 10 और 5 2 का भाग करेंगे 5 हो जाएगा, यहाँ 30 15 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा कितना 50 यानी 25 हो जाएगा, 70 35 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा कितना 45 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बन गया। अब आपको क्या करना, fx निकालना है। 5 चौको 20 हो जाएगा, 105 हो जाएगा, 125 हो जाएगा, 40 8 5 40 8 24 24 और 4 28 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 5 6 30 और 6 चौक 24 और 3 27, ये आपका होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ योग की, तो योग जब आप निकालेंगे तो ये 8 6 14 14 5 19 19 और 7 9 7 16 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसका योग कर लीजिए, 5 5 10 की 0 हासिल लगी 1, 8 7 15 15 2 17 17 2 19 19 और 1
19 और 1 20 हो जाएगा। हासिल कितनी लगी? 2। 2 2 4, 4 2 6, 6 2 कितना होता है? 8 होता है। ये आपका बनेगा, ये योग रहेगा। अब आपको क्या चाहिए? समांतर माध्य चाहिए। समांतर माध्य तो आप जानते हैं सिग्मा एफ एक्स बटे क्या होता है? सिग्मा एफ होता है। तो 800 बटे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, कट जाएगा, भाग कर दीजिए। देखिए भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 80 बटे कितना? 3। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 20। तिछक 18 हो जाएगा, फिर 2 तिछक 18 यानी 26 दशमलव क्या? 26.66 रहने वाला है। कितना? 26.66। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्या कहता है? 20वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है आपका। लिखा है निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। निम्नलिखित सारणी का क्या होगा? माध्यक वर्ग होगा। ये हमें फाइंड आउट करना है। अब आगे माध्यक वर्ग जानने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी। देखिए 8 हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा, 14 11 25 हो जाएगा, 25 8 43 हो जाएगा, 43 ये 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। अब 49 हुआ, यहां पर 49 की बात करते हैं तो ये विषम पद रहेगा, और विषम पद है यानी ये आपका n बटे 2 यहां से अगर पता करना है तो 49 बटे 2 यानी हो जाएगा कितना? 24.5। यानी आपको 24.5 चाहिए, यानी आपको 25वां पद लगभग चाहिए, यही तो चाहिए। तो यहां पर अगर ये है तो इसका जो माध्यक वर्ग कहलाएगा वो माध्यक जो वर्ग कहलाने वाला है प्यारे बच्चों, माध्यक वर्ग जो हो जाएगा वो आपका 20 से क्या हो जाएगा? 30 वाला होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 जो होगा वो क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो ये थे आपके 20 ओएमआर बेस्ड क्वेश्चंस, इन पर हमने बात की। अब हम लोग देखने वाले हैं आगे आपसे बात करने वाले हैं किस पर? लिखित के क्वेश्चंस पर। इसके लिखित के क्वेश्चंस पर बात करेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे गए उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं आगे के प्रश्नों को, हल करते हैं इन प्रश्नों को। देखिए बात करेंगे अपने अब लिखित के क्वेश्चन पर। जो लिखित का पोर्शन है उस पर बात करने वाले हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आपको लगाने हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। आइए उन पर हम लोग एक बार बात करते हैं। देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन रहेगा 21वीं हेडिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या कहता है? लिखा है यदि बिंदु x, 5 और 2, -3 के बीच की दूरी 17 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दो बिंदु आपके पास हैं, एक बिंदु ए मान लीजिए, एक बिंदु ए जो है वो आपका क्या है? x, 5 है, और एक बिंदु बी है। ये कितना दिया गया है? ये आपको दिया गया है 2, -3। इन दोनों के बीच की जो दूरी दी गई है प्यारे बच्चों, ए बी जो दिया गया है वो 17 मात्रक दिया गया है। देखिए अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला की तो आपका क्या हो जाएगा? x2 - x1 का होल स्क्वायर कर दीजिए और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर कर दीजिए, बराबर में कितना रहेगा? आपका 17 रहने वाला है। इस तरीके से आपका ये बनेगा। अब देखिए यहां मान रखते हैं तो यहां मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए x2 ये हो जाएगा आपका 2, x1 x हो जाएगा, y2 की बात -3 ये -5 इक्वल टू कितना? 17 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर दीजिए। देखिए यहां होल स्क्वायर खोलेंगे 4 हो जाएगा, प्लस x² माइनस का 4x हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4। यहां से ये आपका माइनस का 8 बनेगा। कितना? माइनस का 8 बनेगा। 8 का वर्ग होता है 64, बराबर 17 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? वर्ग कर देना है। वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर क्या होगा? देखिए x² माइनस का 4x, ये रूट हट जाएगा आपका, 64 4 68 हो जाएगा, बराबर में 17 का वर्ग 289 हो जाएगा। इसको अंदर ले आइए तो x² माइनस 4x प्लस 68 माइनस 289 इक्वल टू 0। तो x² माइनस 4x, इसको कटाइएगा तो आपका 1 बचेगा, 2 बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 221 बना। अब 221 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं, 221 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि आपका घटाने पर कितना बचना चाहिए? 4 बचना चाहिए। तो 221 है आपका, कितना? 221 है कि किससे कट जाएगा? अगर हम बात करते हैं इसके कटने की तो प्यारे बच्चों ये आपका हो जाएगा कितना? 17 है और 13 इसके फैक्टर बनेंगे। देखिए इसको लिख सकता हूं x² माइनस के 17x प्लस के 13x माइनस 221 बराबर 0। देखिए
13 17 51 और 17 एकम 17 और 5 22 इस तरीके से होता है। तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 17 हो जाएगा, प्लस का 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 17 हो जाएगा। यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 17 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और x प्लस 13 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, जीरो के बराबर रख लीजिए। तो x माइनस 17 बराबर जीरो, तो x बराबर कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, और x प्लस 13 बराबर जीरो, तो x बराबर माइनस का 13 हो जाएगा। तो x की दो वैल्यू है माइनस 13 एंड कितना 17, दो वैल्यू पॉसिबल है। इस तरीके से आपका आंसर होता है, इस तरीके से आपका हल होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा, प्रश्न नंबर इसका सेकंड पार्ट रहेगा, खा रहने वाला है। देखिए अगर हम बात करते इस प्रश्न की, क्या है लिखा है, यदि बिंदु 1,4 और a,-2 एंड माइनस के 3,16 जो है वो संरेख है। देखिए संरेख की कंडीशन में अगर बात करें तो एक लाइन पर स्थित होते हैं, तो a मान लेता हूं, इसे b और एक बिंदु मान लेता हूं c है, आपका क्या है c है। a का निर्देशांक 1,4 मान लेता हूं और v का जो निर्देशांक है वो आपका माइनस के कितना है, माइनस का 3,16 है, और ये a कॉमा कितना हो जाएगा, a कॉमा माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम कहें कि जो हमारा बिंदु c है वो इस रेखा पर स्थित है, तो किस तरीके से मान लेता हूं, मानता हूं इस बिंदु जो है वो k अनुपात 1, बिंदु c जो है वो इसे k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। अगर ये विभाजित करता है तो यहां से देखिए विभाजन बिंदु का हम प्रयोग करेंगे, तो कैसे निकालेंगे जरा देखिए। अगर हम बात करते हैं y बराबर आप जानते हैं m1/2 होता है, प्लस m2/1 बटे m1 प्लस क्या होता है m2 होता है। ध्यान दीजिएगा ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, ये आपका x2, y2 हो जाएगा। ये m1 मान लेता हूं, इसे हम m2 की बात करते हैं, और ये आपका x हो जाएगा और ये आपका y हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आपको ध्यान देना है। अब देखिए y की बात करते हैं तो -2 m1 ऐसे ही रहेगा, x m1 की जगह k रख दीजिए, क्या k रख दीजिए, तो k मल्टीप्लाई y2 का मान कितना है 16 रहेगा। m2 की बात करते हैं तो 1 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, बटे में कितना k प्लस 1। देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो माइनस का 2k माइनस का 2 इक्वल टू 16k प्लस का 4 हो जाएगा। k को एक तरफ कर लीजिए, k को अगर एक तरफ करते हैं तो इधर आएगा माइनस का 2k माइनस का 16k बराबर 4 प्लस 2 हो जाएगा, माइनस के 18k बराबर 6, तो k बराबर 6 बटे माइनस 18, यानी k का जो मान रहेगा माइनस का 1/3 रहेगा। k का मान कितना हो गया, माइनस 1/3 हो गया। अब आप जानते हैं x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 होता है, ये आप जानते हैं। इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। अगर आप यहां पर क्या करें, x का मान आपका a रहेगा तो a रखेंगे, m1 की जगह क्या है k, x2 की बात करते हैं -3, m2 की बात करते हैं 1, x1 का मान 1 हो जाएगा, अपॉन में क्या k प्लस 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3k प्लस का 1 अपॉन k प्लस कितना हो जाएगा, k प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहां k का मान आप पुटअप कर दीजिए, k का मान अगर रखते हैं तो k का मान रखेंगे तो माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 1/3 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/3 प्लस 1, 3 से 3 कट जाएगा, या माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा -1 प्लस का 3 अपॉन 3 हो जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, a का मान कितना रहेगा 3 रहेगा। क्या a का मान जो निकल कर आएगा प्यारे बच्चों वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न बनेगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको आपको याद रखना चाहिए। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं आगे के अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न जो है हमारा प्रश्न नंबर 21 का थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट रहेगा। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। क्या है जरा देखिए, कहता है सिद्ध कीजिए 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा लाना है। देखिए क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड हमने यहां पर लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, यहां पर एलसीएम ले लेना है। कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा जो रहेगा हमारा एलसीएम रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो ये 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहां कॉस का गुणा कॉस के साथ तो ये आपका कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना।
अब देखिए यहां से अगर बात करते हैं, तो ये आपका होल स्क्वायर खोल दीजिए, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा हो जाएगा, और यहां से हो जाएगा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या, कॉस थीटा, और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। ये आपका बन गया। अब आपको क्या करना है, इस साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एक साथ लेना है, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और प्लस 2 साइन थीटा आप ऐसे ही रखिएगा, और बटे में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होती है वो आपकी सर्वसमता होती है, आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो इसको हम 1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। देखिए यहां से एक और एक 2 हो जाएगा, उसमें से 2 हम कॉमन लेंगे तो बनेगा 1 प्लस साइन थीटा, बटे हो जाएगा क्या, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। ये ब्रैकेट आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 बटे कॉस है तो 2 मल्टीप्लाई 1 बटे कॉस इसको लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका बनेगा, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं क्या, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड है। इस तरीके से प्रश्न को हल करना है, प्रश्न को सॉल्व करना। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर, इसका 4th पार्ट रहेगा। कहता है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यक जो है वो आपको ज्ञात करना है। माध्यक की बात करनी है, माध्यिका की बात करनी है। इस तरीके से आप सारणी आपके सामने बनी हुई है। हम बारंबारता से क्या ज्ञात करेंगे, संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। संचयी बारंबारता निकालते हैं तो देखिए हो जाएगा 6, उसके बाद 6 और 9 जोड़ दीजिए 15 हो जाएगा, 15 में 20 जोड़ दिए 35 हो जाएगा, 35 में जोड़ेंगे 50 हो जाएगा, और 50 में 9 जोड़ेंगे तो 59 हो जाएगा। प्यारे बच्चों जो n का मान है वो कितना है, 59 है। अगर यहां से हम बात करते हैं n बटे 2, तो 59 बटे 2 यानी ये आपका हो जाएगा 29.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 29.5 हो जाएगा। यानी हमें 29वां पद चाहिए है। 29वां जो पद रहेगा प्यारे बच्चों वो 35वें पद में रहने वाला है। तो ये आपका क्या बनेगा, कैपिटल एफ बनेगा, ये आपका स्मॉल एफ बनेगा। इसे हम L1 और L2 कह सकते हैं, निम्न सीमा n उच्च सीमा कह सकते हैं। तो माध्यिका की कंडीशन जो होती है, माध्यक की कंडीशन कहें या माध्यिका कहें, दोनों कंडीशन आपकी एक होती है क्या, L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल एफ, n बटे 2 माइनस कैपिटल एफ। ये हमारा फॉर्मूला होता है। देखिए L1 की बात करते हैं तो L1 20 हो जाएगा, प्लस 30 माइनस 20 बटे स्मॉल एफ कितना है, 20 है। यहां से n बटे 2 29.5 लिख सकता हूं, माइनस का कैपिटल एफ 15 रहेगा। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस 10 बटे 20, और इंटू में इसको जब सॉल्व करेंगे 14.5 हो जाएगा। देखिए ये कट जाएगा आपका 0 से 0, तो हो जाएगा 20 प्लस 14.5 बटे 2। इसको आप और चाहे सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी, देखिए 20 प्लस इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7.25। जब इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 27.25। ये आपका आंसर बनेगा। 27.25 क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कितना, 27.25 होगा। एक बार आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आपका ये आंसर बनने वाला है। इसी तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 6 रहेगा, 9 और 6 15 होता, 15 और 20 35 हो जाएगा, 35 और 15 जो होगा वो आपका 50 हो जाएगा, 50 और 9 59 हो जाएगा। इस तरीके से आपका बनेगा। तो ये आपका रहेगा, ये 10 बच जाएगा, यहाँ 10 बटे 20 2 से कट जाएगा, 1 बटे, तो ये आपका हो जाएगा कितना। इस तरीके से आपका आंसर जो है वो 27 पॉइंट जो होगा वो आपका 25 आएगा। इस तरीके से इसे आप लगा सकते थे, इसे आप सॉल्व कर सकते थे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 21 का 5th पार्ट और 6th पार्ट है। क्या है जरा देखिए, कहता है 92 और 510 का आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना। 92 की अगर बात करते हैं तो देखिए 92 को हम फैक्टराइज करते हैं, 2 से काटेंगे इसे तो 2 चौकू 8 हो जाएगा, 2 छिंग 12 हो जाएगा, फिर 2 से काट दीजिए 23 बार कट जाएगा, फिर 23 से काट दीजिए आप
एक बार कट जाएगा। उसके बाद 510 की बात करेंगे, 2 से ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, एक बचेगा 11, 2 पंचे 10 और फिर 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर ये आपका देखिए 3 से कट जाएगा, 3 8 24 होता है, 3 पंचे 15 हो जाएगा, फिर 3 से काट दीजिए, 8 5 13 नहीं कटेगा, ये आपका 17 से कट जाएगा। आप देखिए अगर हम बात करते हैं 92 इक्वल टू और 510, इसको लिख सकता हूं 2 गुणा 23 और ये आपका 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या एलसीएम निकालना है? तो एक जोड़ा आपका बनेगा 2 का, उसके बाद 2 आ जाएगा आपका, 23 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 3 और आएगा आपका, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 हो जाएगा। देखिए इस तरीके से अगर बात करें तो ये आपका कितना बनेगा? देखिए जब इसका गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना? देखिए 23 दूनी 46 दूनी कितना होता है? 92 गुणा 5 15 और गुणा 17। देखिए 17 का गुणा करेंगे पहले तो 17 दूनी 34, हासिल कितनी लगेगी? 3 और 17 निम्मा 153, 153 और 3 156 हो जाएगा गुणा 15। अब 15 चौकू 60, 15 छिक्का 90 और 6 96 और 15 पना 75 और 9 5 14 84 और 15 एकम 15 और 8 कितना होता? 23। 23,460 जो होगा प्यारे बच्चों वो आंसर होगा। 23,460 क्या रहेगा? आंसर रहेगा, एलसीएम रहेगा। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो मैं पहले भी सेट्स में करा चुका हूं, तो एक बार फिर आपके लिए आया है तो एक क्वेश्चन को और कर लीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन आपको तैयार रखना है, ये क्वेश्चन आपका इस तरीके का एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए सबसे पहले हम मान लेंगे, क्या माना? √3 एक क्या है? परमेय संख्या है प्यारे बच्चों। अगर ये परमेय संख्या है तो क्या होगा? ये √3 इक्वल टू पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, जहां क्यू जो होगा वो 0 नहीं होगा। पी तथा क्यू, एक कंडीशन और होती है, पी तथा क्यू का एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं होता, कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। इसको आपको और याद रखना है, ये कंडीशन आपकी होती है। अब देखिए हम वर्क करेंगे, स्क्वायर करेंगे, वर्क कर दीजिए आप। तो √3 का वर्ग आप करेंगे तो 3 हो जाएगा, इधर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर कर दीजिएगा तो 3 इक्वल टू पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर हो जाएगा। यहां से पी स्क्वायर का अगर मान निकालेंगे या क्यू स्क्वायर का मान निकालेंगे तो बेटा पी स्क्वायर बटे 3 हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर हम 1 कह सकते हैं। अब यहां देखिए क्या कर सकते हैं, चूंकि पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है तब पी भी 3 से विभाज्य होगा। देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर एक बार आप समझ गए ना तो क्वेश्चन को आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, आराम से इसे हल कर सकते हैं। अब ये विभाज्य होगा तो यहां मान लेता हूं, क्या माना? P बराबर 3R मान लिया हमने। अब इसको समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 से रख दीजिए P की जगह, तो क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर बराबर यहां रखेंगे तो वर्ग हो जाएगा 9R स्क्वायर बटे कितना? 3 से ब्रेक कर दीजिए तो क्यू स्क्वायर बराबर 3R स्क्वायर हो जाएगा। R बराबर इसको क्यू स्क्वायर बटे 3 समीकरण नंबर 2 लिख सकते हैं। अब यहां क्यू स्क्वायर के बारे में क्या आप जान सकते हैं? चूंकि क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है, क्या 3 से विभाज्य है, तब क्यू भी 3 से विभाज्य होगा। अब देखिए यहां हुआ क्या? पी स्क्वायर यानी पी का भी एक गुणनखंड 3 है और क्यू का भी एक गुणनखंड 3 है, जबकि यहां हमने लिखा पी और क्यू का एक के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं होता है। तो यहां देख सकते हैं क्या, चूंकि पी तथा क्यू का एक के अतिरिक्त एक अभाज्य गुणनखंड 3 है, इसलिए हम कह सकते हैं क्या? समीकरण 1 व समीकरण 2 के विरोधाभास
स्थिति से अगर हम बात करते हैं स्थिति से, तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 एक अपर में संख्या है। कैसी है? अपर में संख्या है। यह कंडीशन आपकी बनती है। इस तरीके से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अच्छे से इसको याद रखिएगा, इसे सॉल्व करना सीख लीजिए। और एक क्वेश्चन इस तरीके का आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, जो आपका प्रस्तावित है 1 मार्च को जो आपको परीक्षा होने वाली है, वहां पर इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और निश्चित ही ऐसा एक प्रश्न आपका आएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए, बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 22 का, ये फर्स्ट पार्ट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22 का ये आपका फर्स्ट पार्ट होगा। कह रहा है निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुलक आपको फाइंड आउट करना है, तो बहुलक के बारे में आपको ज्ञात होना चाहिए। इस तरीके से वर्ग अंतराल और बारंबारता के रूप में आपको सारणी दी गई है। तो यहाँ बहुलक वर्ग की पहले हम लोग देखेंगे बहुलक वर्ग है क्या। तो सबसे अधिक बारंबारता बेटा कितनी है? 23 है। तो यहां से बहुलक वर्ग जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? 30 से 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 से 40 हो जाएगा। तो ये आपका जो बनेगा प्यारे बच्चों वो F1 हो जाएगा, ये आपका F0 हो जाएगा और ये आपका F2 हो जाएगा। यहां से आपका L हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमें निकालना क्या है प्यारे बच्चों? बहुलक निकालना है, बहुलक फाइंड आउट करना है। तो आप जानते L प्लस क्या होता है? F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H होता है। L की बात करेंगे 30 हो जाएगा प्लस F1 कितना है? 23 माइनस का 21 अपॉन 2 इंटू 23 माइनस का F0 कितना है? 21 है और माइनस का 14 हो जाएगा। H की बात करते हैं, गैप कितना है आपका? 10 रहेगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा 30 प्लस ये आपका बचेगा कितना? 2 बटे 23 दूनी 46 और माइनस 35 बटे 10। इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 30 प्लस 2 बटे कितना? ये आपका 11 बच जाएगा। कितना? 11 गुणा 10। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना? 11 तिया 33, 330 प्लस के 20 बटे कितना? 11। इसको सॉल्व करेंगे 350 बटे कितना हो जाएगा? 11। भाग कर दीजिए, 11 तिया 33, कितना हो जाएगा? 3 बार कितना बचा? 2, 20 हो जाएगा। 11 एकम 11, 9 बच जाएगा। 11 8 88, फिर 11 एकम 11, 31 पॉइंट हो जाएगा आपका। कितना? 31.81 क्या होगा इस प्रश्न का आंसर होगा। इस तरीके से इसे आप लगा सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। कहता है सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। किस तरीके से लगाते हैं जरा देखिए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डायग्राम की, यहां पर एक डायग्राम आप बना लीजिए इस तरीके से। ये आपका होगा डायग्राम। वृत्त के बाहर कोई बिंदु मान लीजिए, एक बिंदु है आपका, ये कोई बिंदु P है। एक स्पर्श रेखा आपकी PA हो जाएगी और एक PB हो जाएगी। यहां पर मान लीजिए वृत्त का केंद्र O है, यहां से इसको आप मिला लीजिए इस तरीके से, ये आपका बनेगा। अब आप जानते हैं क्या? अब आप जानते हैं यहां से हम क्या करने वाले हैं? एक रेखा खींच लेते हैं। अब आप जानते हैं क्या? चूंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये आप जानते हैं। तो यहां त्रिभुज की अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों, त्रिभुज OPA तथा त्रिभुज OPB में, ये हम यहां पर बात करने वाले हैं। 2 त्रिभुज लेने वाले हैं। सबसे पहले यार वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर अगर लंब है तो प्यारे बच्चों यहां एंगल जो बनेगा OAP या OAP बराबर हो जाएगा क्या? OBP बराबर कितना? 90 डिग्री हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा। अब अगली कंडीशन की अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो OA बराबर क्या है? OB है। समान त्रिज्याएं होती हैं, ये आप जानते हैं। और उसके बाद अगर बात करते हैं OP बराबर OP है, ये आपकी उभयनिष्ठ रेखाखंड है। क्या? उभयनिष्ठ रेखाखंड है। अब यहां से अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों सर्वांग समता के नियम की, क्या सर्वांग समता के नियम की बात करते हैं, तो SAS सर्वांग समता की बात करते हैं से क्या हो जाएगा? त्रिभुज OPA, ये आपका सर्वांग सम त्रिभुज हो जाएगा क्या?
ओ बी पी या ओ पी बी कह सकते हैं यहां पर हम ओ पी बी। अब आप जानते हैं जब सर्वांग होते, सर्वांग का मतलब क्या होता है, सभी अंग समान है। सभी अंग अगर समान है तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। स्पर्श रेखाएं दोनों कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। इस तरीके से इस प्रश्न को लगाते हैं, हल करते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 22, उसका भी पार्ट नंबर 3 रहने वाला है। क्या है जरा देख लीजिए। कहता है एक त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज है एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी बराबर कोण वीएसी है, तो सिद्ध कीजिए सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। आपको प्रूव करना है, आपको लाना है। देखिए इस तरीके से हमने चित्र बनाया हुआ है। यहां पर हम अगर बात करते हैं तो बात करेंगे त्रिभुज क्या, त्रिभुज बीएसी तथा त्रिभुज एडीसी में, इन दोनों त्रिभुज में हमें बात करनी है। तो आपको पहले यहां पर एक कंडीशन बताई गई कि त्रिभुज बीएसी का जो मान है वो एडीसी के बराबर है, यानी 90 डिग्री हमने यहां पर मान लिया। ये आपका 90 डिग्री है, क्या है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। और अब अगर बात करते हैं बीएसी एंगल की और एडीसी एंगल की, तो यहां से अगर हम बात करते हैं दोनों त्रिभुज की, तो यहां पर एक जो कोण है वो आपका ओवेनिस्ट रहेगा, बीसीए बराबर हो जाएगा एसीटी। ये आपका ओवेनिस्ट हो जाएगा। और अगर ओवेनिस्ट है प्यारे बच्चों, जब किसी त्रिभुज के दो एंगल बराबर होते हैं, जब दो त्रिभुज के दो एंगल बराबर होते हैं तो तीसरा एंगल अपने आप समान होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, त्रिभुज डबल ए समरूपता से, क्या डबल ए समरूपता से लिख सकते हैं क्या, क्या हो जाएगा, त्रिभुज बीएसी समरूप त्रिभुज हो जाएगा क्या, एडीसी। ये त्रिभुज जब अगर समरूप हैं तो आप जानते हैं उनकी संगत भुजाएं जो होती हैं वो समानुपातिक होती हैं। क्या होती हैं, संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। तो अगर बात करें यहां से, देखिए अगर बीएसी की बात करेंगे तो बीएसी में अगर हम बात करते, बीएसी में अगर हम बात करें तो इसमें से जो एंगल हम लेने, जिसमें भुजा लेने वाले हैं, वो अगर हम बात करते हैं सीए भुजा की, तो सीए भुजा की बात अगर करते हैं तो इसमें जो सीए भुजा हो जाएगी वो किसके किसके अकॉर्डिंग समानुपाती होगी, तो वो आपकी सीडी के समानुपातिक होती, सीडी की हो जाएगी। और इधर जब हम बात करते हैं बड़े त्रिभुज में, तो इसमें हम सीबी की बात कर लेते हैं और बटे में ये आपका सीए हो जाएगा। गुणा करेंगे तो ये आपका सीए स्क्वायर बराबर हो जाएगा सीबी इंटू क्या हो जाएगा, सीडी हो जाएगा। इस तरीके से आपका प्रूफ होता है, हल होता है, सॉल्व होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, अगले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा इसका 4th पार्ट। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4th, इसका क्या कहता है जरा देखिए। कहता है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का योग क्या है, 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मान लेता हूं, माना दाही का जो अंक रहेगा वो आपका x है और इकाई का जो अंक है वो प्यारे बच्चों y है। तो जो संख्या आप बनाने वाले हैं वो प्यारे बच्चों 10x प्लस y हो जाएगी, क्योंकि दाही के अंक में हमेशा 10 का मल्टीप्लीकेशन होता है। फर्स्ट शर्त की बात अगर करते हैं तो अंकों का योग कितना है, 9 है। ये आपका फर्स्ट कट। सेकेंड कंडीशन आप देख लीजिए क्या कहा है, यदि संख्या, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। देखिए अगर हम बात करते हैं संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने का क्या मतलब है, जो इकाई का माना उसे दहाई का कर दीजिए, दहाई का माना उसे इकाई का कर दीजिए, तो जो संख्या बनेगी वो 10y प्लस क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। अब इसमें क्या कहा, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या जो आपने पहले बनाई है इसका 9 गुना कर दीजिए, तो 9 10x प्लस y। अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, यानी 2 10y प्लस x हो जाएगा। सॉल्व करिएगा, ये 90x प्लस के 9y बराबर 20y
प्लस कितना 2x हो जाएगा, x आगे ले आइए तो 90x माइनस 2x बराबर 20y माइनस के 9y, ये हो जाएगा आपका 88x बराबर 11y, क्रॉस कर दीजिए 8 बार 8x बराबर y, या y बराबर हम 8x कह सकते हैं, समीकरण नंबर 2। इसे 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 से क्या कंडीशन बनेगी, तो हो जाएगा x प्लस 8x बराबर 9, तो 9x बराबर 9 यानी x बराबर 9/9, यानी x का मान कितना हो गया 1 हो गया। समीकरण 2 में रख दीजिए तो हो जाएगा क्या y बराबर 8 गुणा 1 यानी y बराबर 8 हो जाएगा। संख्या की जब आप बात करेंगे तो आपने संख्या 10x प्लस y मानी, तो ये हो जाएगा 10 गुणा 1 प्लस 8 यानी हो जाएगा 10 प्लस 8 कितना 18, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो आपका सॉल्व होगा, हल होगा। इस तरीके से आप इसे बना सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 का, ये 5th पार्ट रहने वाला है। जरा देखिए किस तरीके से लगाएंगे। कह रहा है द्विघात समीकरण है आपके सामने, इसे आपको हल करना है। देखिए 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3 इक्वल टू 0, 3 दूनी 6 के ऐसे फैक्टर करना है कि जोड़ने पर 5 हो जाए, तो 3 और 2 ही रहेगा आपका। इसको लिख सकता हूं क्या, 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 3 इक्वल टू 0। यहां से देखिए x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3, 1 मिलेगा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। सॉरी, देखिए 2x माइनस 3 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इन फैक्टर्स को क्या करना है, 0 के इक्वल रख देना है क्या, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2 हो जाएगा एक आपका, और x माइनस 1 इक्वल टू 0, x बराबर 1 हो जाएगा। तो दो कंडीशन है, दो मान है, एक रहेगा, एक आपका 3/2 रहेगा। आइए इसके सेकंड पार्ट पर बात करते हैं। इसका जो रहेगा 6th पार्ट रहने वाला है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखिए क्या है, एक बगीचे का परिमाप दिया गया है। एक बगीचे की परिमाप 120 मीटर और क्षेत्रफल इतना है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दिया है कि लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। लंबाई जो है वो चौड़ाई से दोगुनी है। मान लीजिए क्या, चौड़ाई की अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो चौड़ाई जो हो जाएगी उसको हम x मान लेते हैं, x मीटर। तो लंबाई जो हो जाएगी वो x प्लस 2 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, x प्लस 2 मीटर हो जाएगी। यही होगा ना। अब देखिए उसने कहा कि परिमाप आपको दिया गया है, लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, सॉरी दोगुनी है, सॉरी यहां दोगुनी है, तो यहां 2x हो जाएगी, क्या 2x हो जाएगी। अब उसने कहा क्षेत्रफल दिया गया है, क्या, अगर बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो ये आपको 800 मीटर स्क्वायर दिया गया है। अब आप जानते हैं क्षेत्रफल जो है उसको हम लंबाई इंटू चौड़ाई कह सकते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई कह सकते हैं, बराबर 800 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। लंबाई कितनी है 2x है, चौड़ाई कितनी है x है, बराबर में 800 हो जाएगा। तो ये 2x स्क्वायर बराबर 800 हो जाएगा, यानी x स्क्वायर बराबर 800/2, यानी x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 400। x का मान कितना आ जाएगा 20 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20 मीटर आ जाएगा। अब यहां लंबाई की अगर बात करें, देखिए लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई जो हो जाएगी 2 × 20 यानी 40 मीटर हो जाएगी। और चौड़ाई की अगर बात करेंगे क्या, तो ये आपको x मानी तो ये आपकी 20 मीटर हो जाएगी। तो लंबाई आपकी क्या है 40 मीटर है, चौड़ाई क्या है 20 मीटर है। इस तरीके से छोटा सा प्रश्न था, हल किए। आइए अब हम लोग बात करने वाले हैं जो आपके प्रश्न बनते हैं 6-6 नंबर के, उन क्वेश्चंस को हल करेंगे। आइए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा, यहां से हमारे जो 6 नंबर के प्रश्न 3 पूछे जाते हैं। 6 प्रश्न 6 नंबर के आपके 6 प्रश्न आते हैं, जिसमें हमें 3 प्रश्न करने होते हैं और 2-2 प्रश्न दिए जाते हैं, जिनमें से हमें एक एक करना होता है। तो पहले प्रश्न की बात करते हैं। क्या है, समीकरण आपके सामने है, इन समीकरण को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, हल करना। देखिए ये आपका 3/2x माइनस 5/3y बराबर माइनस का 2 है। यहां से एलसीएम लेंगे तो ये आपका एलसीएम बनेगा कितना 6। तो यहां हो जाएगा 9x माइनस का 10y इक्वल टू माइनस का 2/1। क्रॉस गुणा कराएंगे
9x माइनस का 10y बराबर माइनस का 12, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। ये हो जाएगा x बटे 3, दूसरा समीकरण है y बटे 2 बराबर 13 बटे 6 है। इसमें एलसीएम लेंगे तो 6 यहां भी आएगा, ये हो जाएगा 2x और प्लस के 3y बराबर 13 बटे 6, 6 से 6 कैंसिल करेंगे, 2x प्लस 3y बराबर 13, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब दो इक्वेशन है आपके सामने, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने पर आपको क्या करना है, इनके x और y के मान निकालने हैं। देखिए कैसे लगाएंगे। देखिए अब हम अगर इसको सॉल्व करें तो समीकरण एक की जब बात करते हैं तो समीकरण 1 में 3 से और समीकरण 2 में 10 से गुणा करने पर हम विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। यहां विलोपन विधि में किसी एक x या y के गुणांकों को समान करते हैं, तो यहां 3 का गुणा करिएगा, इसमें 3 का गुणा होगा, इसमें 10 का गुणा होगा। तो प्यारे बच्चों यहां हो जाएगा 27x माइनस के 30y और 12 3 36, यहां 10 का करेंगे तो 10 दूनी 20x हो जाएगा, प्लस के 30y हो जाएगा और 130 हो जाएगा। ये कट जाएगा आपका, ये हो जाएगा 47x बराबर, यहां से घटाइएगा तो 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 बच जाएगा और यहां 12 में से तो ये 9 बच जाएगा। तो यहां x बराबर हो जाएगा 94 बटे 47, यहां काट दीजिए तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो समीकरण 1 में क्या, समीकरण 1 में x का मान रख दीजिए समीकरण 1 में, तो 9 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 10y इक्वल टू माइनस का 12 हो जाएगा। 18 माइनस के 10y बराबर माइनस का 12, ये आपका पक्षांतर करिएगा तो हो जाएगा माइनस का 10y बराबर माइनस 12 माइनस 18, जोड़ दीजिए तो ये जाएगा माइनस का 30 माइनस माइनस प्लस y बराबर 30 बटे 10, काट दीजिए तो y बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। x का मान आपका 2 है, y का मान कितना है, 3 है। इस तरीके से आपका हल होता है, सॉल्व होता है। आइए इसका सेकंड पार्ट लेते हैं और उसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है हमारा 23 का अथवा वाला प्रश्न है, इसको सॉल्व करेंगे, सेकंड रहेगा। कहता एक एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से 14 और 18 हैं। दूसरा पद दिया गया है, देखिए दूसरे पद की बात करते हैं। दूसरा पद दिया गया आपको कितना, 14 दिया गया है। अगर ये 14 है तो प्यारे बच्चों इसको a प्लस टी लिख सकता हूं बराबर में 14, समीकरण नंबर 1। और आपसे क्या कहा है, और आपसे कहा है क्या, तीसरा पद, क्या तीसरा पद जो दिया गया है वो आपको 18 दिया गया, कितना दिया गया है, 18 दिया गया है। तो a प्लस 2d हो जाएगा बराबर में 18, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपको हल करना। समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर कर दीजिए तो हो जाएगा क्या, a प्लस डी बराबर आपका 14 हो जाएगा, a प्लस 2d बराबर आपका 18 हो जाएगा। चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा तो माइनस का d बराबर माइनस का 4, यानी d का मान कितना आ गया, 4 आ गया। d का मान 4 है, समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में d का मान रखने पर रख दीजिए तो ये हो जाएगा क्या, a प्लस 4 बराबर 10, 14 सॉरी, यहां हो जाएगा a बराबर 14 माइनस के 4, कितना आ जाएगा, a बराबर 10 आ गया। आपसे कहा 51 पदों का योगफल चाहिए, क्या 51 पदों का योगफल। आप जानते हैं SN बराबर होता है n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। n का मान 51 बटे 2 हो जाएगा, 2a एक की जगह 10 आ जाएगा, प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी का मान 4 है। इसको सॉल्व करेंगे 51 बटे 2, देखिए 10 दूनी 20 प्लस ये हो जाएगा 50 गुणा 4। इसको सॉल्व करेंगे 51 बटे 2, ये हो जाएगा 20 प्लस 200, ये हो जाएगा आपका 51 बटे 2 गुणा 220, 2 से काट दीजिए 110 हो जाएगा, जीरो क्या रहे कम, 11, 11 पंचे 55 और 1 56, ये हो जाएगा 5610, 5610 जो होगा वो इसका आंसर बनेगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और सॉल्व करते हैं अपने अगले प्रश्न को। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा 24 का फर्स्ट पार्ट रहेगा। देखिए क्या है,
हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। क्या है, एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा हुआ, एक मीनार है, इसके ऊपर झंडा लगा हुआ, मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 अंश और 60 अंश, झंडे की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा हुआ, एक मीनार है आपकी, उसके ऊपर झंडा लगा हुआ। मान लीजिए आपकी मीनार है, यहां पर हम थोड़ा बनाते हैं। ये आपकी क्या एक मीनार है आपकी, मान लीजिए ए बी क्या है, मीनार है। इस मीनार के ऊपर झंडा लगा हुआ है, मान लीजिए झंडा है आपका ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, झंडा हो जाएगा। ये आपका क्या है, झंडा है। ठीक है, एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा हुआ, मीनार के आधार से 10 मीटर दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर के, मान लीजिए इस तरीके से कोई बिंदु है यहां पर ओ, 10 मीटर की दूरी पर है। कितनी मीटर की दूरी पर है, 10 मीटर की दूरी पर है। मीनार तथा, कहता है मीनार तथा झंडे के शिखर के उन्नयन कोण ये 45 अंश है। तो ये वाला जो प्यारे बच्चों बनेगा वो आपका 60 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, कह रहा झंडे की ऊंचाई बताइए, एच मान लेता हूं, ये आपका क्या हो जाएगा, इसको मैं मान लेता हूं क्या, एक देखिए इसको मैं कैपिटल एच मान लेता हूं। ठीक है, तो ये आपकी पूरी जो ऊंचाई रहेगी प्यारे बच्चों वो कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच हो जाएगी। ठीक है ना, इस तरीके से आपका ये बनेगा। अब आपको इसे सॉल्व करना है, हल करना। देखिए कैसे करेंगे जरा देखिए। मान लेता हूं क्या, माना झंडे की ऊंचाई, जो झंडा हमारा ऊंचाई क्या, झंडा जो रहेगा हमारा वो रहेगा क्या, BC। ये एच मीटर है, क्या है, एच मीटर है, एच मीटर है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं सबसे पहले समकोण त्रिभुज आप ले लीजिए। क्या, समकोण त्रिभुज कौन सा, OAB में, OAB में यहां से tan 45 हो जाएगा। क्या, tan 45 इक्वल टू क्या, लंब बटे आधार यानी H बटे कैपिटल H बटे 10 हो जाएगा। 1 इक्वल टू कैपिटल H बटे 10 यानी कैपिटल H का मान कितना आ जाएगा, 10 मीटर आ गया। कैपिटल H का मान 10 मीटर है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहां से देखिए, अब आप समकोण त्रिभुज दूसरा लेंगे। समकोण त्रिभुज कौन सा, OAC में, ये आपका tan 60 अंश हो जाएगा इक्वल टू कैपिटल H प्लस स्मॉल h बटे 10 √3 हो जाएगा इक्वल टू में कैपिटल H प्लस स्मॉल h बटे 10, क्रॉस गुणा कर दीजिए तो कैपिटल H प्लस स्मॉल h बराबर हो जाएगा 10 √3 हो जाएगा। हमें स्मॉल h का मान चाहिए तो 10 √3 माइनस कैपिटल H, इसका मान रख दीजिए। क्या निकाला आपने, 10 निकाला, तो ये हो जाएगा स्मॉल h बराबर 10 कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 हो जाएगा। क्या, √3 माइनस 1 मीटर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका निकल कर आएगा। झंडे की जो ऊंचाई हो गई, क्या, झंडे की जो ऊंचाई हो गई वो 10 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर हो गई। इस तरीके से इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते थे, हल कर सकते थे। आइए अगला जो प्रश्न हमारा है, इसका जो सेकंड पार्ट है अथवा में जो प्रश्न दिया गया है उसकी हम बात करते हैं, उसको भी आपके सामने सॉल्व कराते हैं। देखिए किस तरीके से सॉल्व करना है। और वाला क्वेश्चन जरा देख लीजिए। कहता है 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंबे के ऊपरी सिरे और आधार के अवनमन कोण क्रम से 45 और 60 अंश से खंबे की ऊंचाई बताइए। 50 मीटर ऊंची एक मीनार है, यहां बना लेता हूं। क्या, ये आपकी 50 मीटर ऊंची एक मीनार हमने बना ली। एक मीनार आपकी 50 मीटर ऊंची है। एक खंबा है आपका, इस तरीके से हमने एक खंबा भी बना लिया यहां पर। ये आपका खंबा जो कहेगा वो सीढ़ी हो जाएगा। क्या, एक खंबा सीढ़ी रहेगा। 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंबे के ऊपरी सिरे और आधार के अवनमन कोण क्रम से 45 और 60 अंश दिए गए हैं। ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा। 45 और 60, देखिए एक बार क्वेश्चन, 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से खंबे के ऊपरी सिरे और आधार के अवनमन कोण क्रम से 45 और 60 अंश से, ये आपका 45 अंश हो जाएगा प्यारे बच्चों, और ये आपका जो हो जाएगा वो 60 अंश हो जाएगा। ये ठीक है, अवनमन है तो इस तरीके से आपको यहां बनाना है। ये 45 हो जाएगा और ये आपका 60 हो जाएगा। इसको मैं x मान लेता हूं, ये दूरी भी आपकी x हो जाएगी। ये पूरी जो है वो आपकी क्या है, h है, सॉरी 50 से इसको h मान लेता हूं तो ये भी h हो जाएगी। इसको मैं मान लेता हूं E बिंदु है
तो ये आपकी 50 माइनस एच हो जाएगी। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से आपका ये डायग्राम बनेगा। अब आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है, हल कर देना है। मान लेता हूं क्या, माना खंबे सीडी की ऊंचाई जो है वो आपकी क्या है, एच मीटर है। क्या है, एच मीटर है। अब एच मीटर है तो धीरे धीरे आप बात करेंगे। देखिए समकोण त्रिभुज सीबीए में या एबीसी में कर सकते हैं, एबीसी ले सकते हैं, सीबीए ले सकते हैं। क्या हो जाएगा, tan 60 इक्वल टू 50/x। tan 60 का मान √3 होता है, 50/x हो जाएगा। x का मान निकालिएगा तो 50/√3 मीटर हो जाएगा। ये आपका बनेगा। अब इसी प्रकार से हम अगर बात करें अगला समकोण त्रिभुज लें, कौन सा, एईडी में। एईडी की बात करते हैं तो यहाँ tan 45 बनेगा, 45 यानी 50 माइनस स्मॉल एच बटे एक्स हो जाएगा। एक बराबर 50 माइनस स्मॉल एच बट सॉरी 50 माइनस इस तरीके से, तो यहां से क्या कर सकते हैं, देखिए जरा, हो जाएगा x बराबर 50 माइनस एच। एक्स का मान यहां रख लीजिए, एक्स का मान जो निकाला है वो रख लीजिए। क्या हो जाएगा, 50/√3 इक्वल टू 50 माइनस एच, क्रॉस गुणा करा दीजिए तो 50 बराबर 50/√3 माइनस के √3h हो जाएगा। इसको आगे ले आइए तो √3h बराबर 50√3 माइनस के 50 हो जाएगा। h कॉमन, यहां से h का मान अगर निकालते हैं, h का मान अगर यहां से निकालते हैं तो क्या बनेगा, देखिए 50 कॉमन लेंगे, √3 माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ये आपका बनेगा। अब यहां से क्या करेंगे, आप यहां से √3 का परिमीकरण कर दीजिए तो हो जाएगा 50/3 और इसको मैं लिख सकता हूं 3 माइनस √3 मीटर। ये आपका आंसर जो है रहने वाला है। इस तरीके से इसे आप सॉल्व कर सकते थे प्यारे बच्चों, हल कर सकते थे। इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा और अच्छा प्रश्न रहने वाला है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अपने इस मॉडल पेपर, इस आपका टेस्ट पेपर का, इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का अंतिम हेडिंग जो आपकी रहेगी 25, उस पर बात करते हैं, सॉल्व करते हैं अपने अंतिम प्रश्न को। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर, 25वें का ये फर्स्ट पार्ट रहने वाला है। क्वेश्चन क्या है जरा एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन कहता है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, तो लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, हम यहां से वृत्त का क्षेत्रफल फाइंड आउट करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल तो आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान आपको 3.14 दिया गया, 15 गुणा 15 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, 15 चौकु 60 और 15 एकम 15 और 6 21 हो जाएगा, और 15 3 45 और 2 47 गुणा 15 फिर से कर दीजिए तो 0, 15 एकम 15, 15 7 105 और 106 और 15 चौकु 60, 15 चौकु 60 और 10 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ये आपका रहने वाला है। ये वृत्त का क्षेत्रफल आपका आ गया कितना, वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो आपका इतना आ चुका है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो लघु वृत्तखंड के लिए आप जानते हैं क्या होता है, r² पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा होता है। यहां मान रख दीजिए तो r का मान 15 गुणा 15 रहेगा, पाई का मान 3.14, थीटा का मान 60 अंश बटे 360 अंश माइनस का 1/2 साइन 60 हो जाएगा। ये आपका बनेगा। अब यहां से आप इसको ब्रेक कर सकते हैं कितने बार, 6 बार में, तो आप 2 से और काट दीजिए, 2 3 6 होता है, और ये आपका 1.57 हो जाएगा। ये आपका 225 हो जाएगा, गुणा में 1.57 अपॉन 3 माइनस 1/2 √3/2। साइन 60 का मान √3/2 है, रख दीजिए हाँ, √3/2 हो जाएगा। देखिए हो जाएगा 225, और इसमें अगर एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 4 3 12, तो 4 का गुणा करेंगे, 4 7 28 और 4 5 20 और 2 22 और 4 एकम 4 और 2 6, माइनस का यहाँ 1.73 हो जाएगा, माइनस का गुणा में कितना 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, देखिए इसको काट सकते हैं 3 से, 3 चौकू 12, 3 7 21, 3 5 15 हो जाएगा आपका 75 बटे कितना 4। इसको सॉल्व करेंगे 6.28 माइनस कितना हो जाएगा, 3 3 9, 3 7 21 और 3 एकम 3 और 2 5। इसको सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा 75/4 गुणा, ये हो जाएगा आपका कितना 0.2
0.6.1 इसको इतना लिख सकते हैं। गुणा कर दीजिए आपका, जब गुणा करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये आपका 6 पंचे 30, देखिए 75 का गुणा करते हैं इसमें, तो 106 में जब आप 75 का गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 75 6 पंचे 30 और 6 सत्ते 42 और 43, 42 और 3 45, यानी ये आपका 50 हो जाएगा। हासिल कितनी लगेगी, 4, 75 एकम 75 और 4 कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा, कितना 79। तो ये आपका बनेगा कितना, 79.50 बटे 4, काट दीजिए, 4 एकम 4 हो जाएगा। एक बार आप चेक कर लीजिए इसको, 4 एकम 4 कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। देखिए कितना बनेगा, इसका गुणा कर लीजिए, एक बार आप गुणा करके देखिएगा इसका कितना आंसर बन सकता है। एक बार इसको चेक करिएगा, गुणा करिएगा, गुणा करने पर कितना आंसर इसका बनेगा, एक बार वो आप देखिएगा, इसको चेक कर लेंगे। देखिए ये आपका जो बनेगा वो आपका कितना बनेगा, देखिए हाँ गुणा में कहीं गलती हो रही है, तो इसको गुणा कराएंगे 5 का 30 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 7 छिंग 42 हो जाएगा और 7 एकम 7 हो जाएगा, 0 5 4 9, और ये आपका बन तो सही रहा है। देखिए कहीं ना कहीं मिस्टेक तो आपकी है, एक बार आप चेक कर सकते हैं। 7 3 सत्ते 21 और 3 1 3 पंचे 15 बिल्कुल सही है। हाँ घटाइएगा तो आपका 1.06 ही रहेगा। गुणा करते हैं तो यहां पर देखिए कुछ ना कुछ मिस्टेक तो आपकी है, बन रही है, कहीं ना कहीं पर तो आपकी मिस्टेक है, एक बार चेक करिएगा। 5 एकम 30, 5 एकम 5, 7 छिंग 42 और 7 एकम 7, 0 3 2 5 5 4 9 और 1 7 रहेगा, बिल्कुल सही है। इसमें 4 का डिवाइडेशन जब आप करते हैं तो ये आपका कितना बन जाएगा, जरा देखिए ये आपका 20 दशमलव बनना चाहिए, कितना 20 दशमलव, 2 बार भाग पूरा जाना चाहिए आपका यहां पर, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं पर आपकी कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुई है। 4 से गुणा करेंगे, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, तो 20 और 2 22 हो जाएगा, 4 एकम 4 2 6 हो जाएगा। यहां से आपका ये 3 से 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3 और 2 5, सही है, बिल्कुल एकदम राइट है आपका। यहां से हमने काट लिया तो ये आपका बन जाएगा। यहां पर गुणा में अगर बात करते हैं तो ये आपका बनता है। यहां से देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इसको आप एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, अगर कहीं पर कोई दिक्कत है तो इसका जो आंसर बनना चाहिए वो आपका कितना रहना चाहिए, ये जो आपका यहां पर बन के आएगा ना, ये आपका यहां पर देखिए, यहां पर आपका 3 3 9, ठीक है ना, सॉरी यहाँ 28 है, देखिए यहां पर थोड़ा गलती थी, यहां पर 9 होगा, क्या 9 होगा। अब आपका आ जाएगा, तब यहां सॉल्व करेंगे तो 20 दशमलव कितना, 20.4375 हो जाएगा, 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये तो हमारा आ गया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्र, लघु का। अब हमें क्या चाहिए, दीर्घ का चाहिए, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो आपका कैसे निकलता है ये आप जानते हैं, तो होता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो ये आपका हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकाला, 706 दशमलव कितना 50 माइनस का कितना 20.4375। इसको जब आप घटाएंगे 700 में से जब आप इसको घटाएंगे तो जो आंसर बनेगा प्यारे बच्चों वो आपका 686 दशमलव क्या 686.06 बन जाएगा, क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, या 686.025 भी लिख सकता हूं, इसको 25 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकता हूं। तो ये था हमारा प्रश्न। आइए इसके अंतिम प्रश्न की बात करते हैं और सॉल्व करते हैं अपने अंतिम प्रश्न को। देखिए बात करते हैं इस सेट के अपने अंतिम प्रश्न पर। अंतिम जो प्रश्न रहेगा हमारा, क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, कहता है लकड़ी के एक ठोस बेलन की प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला निकालकर एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो आपको ज्ञात करना है। देखिए अगर बात करते हैं त्रिज्या की, क्या त्रिज्या की बात करते हैं तो त्रिज्या जो प्यारे बच्चों रहेगी r बराबर 3.5 सेंटीमीटर रहेगी
और h की बात करते हैं तो ये आपको 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अर्धगोले हैं, एक बेलन है, और बेलन से ही हमें निकाला गया है, बेलन से ही हमने क्या निकाला है, आपका गोला निकाला है। तो क्या हो जाएगा, देखिए वस्तु का क्या, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो जाएगा क्या, बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस 2 इंटू अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। ठीक है, ये हो जाएगा बेलन का वक्र। तो बेलन का होता है आप जानते हैं 2 पाई आर एच होता है, और यहां पर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 पाई आर स्क्वायर, यानी यहां पर हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस के 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से 2 पाई आर कॉमन ले लीजिएगा तो हो जाएगा एच प्लस कितना 2r हो जाएगा, h प्लस 2r हो जाएगा। यहां मान रख दीजिए तो 2 गुणा 22/7 रख सकते हैं, r का मान 3.5 रहेगा, h का मान कितना है 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3.5 है। इसको आप सॉल्व करेंगे 0.5 बार कट जाएगा, गुणा करेंगे 2 गुणा 22 पंचे 110 यानी 11.0 हो जाएगा, और ये आपका 10 प्लस 7.0 हो जाएगा। इसको 11 दूनी 22 गुणा 17 लिख सकता हूं, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 3 कितना होता है 37 होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 374 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका